हेलो एवरीवन, कंसाइड जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ये न्यूज़ में टॉपिक चल रहा है साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में। जानेंगे साइक्लोन के बारे में एक एक सारी महत्वपूर्ण बातें, और ये भी जानेंगे कैसे बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या फ़र्क होता है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें पहले हम जानेंगे चक्रवात क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, चक्रवात के प्रकार कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण दशाएं हैं चक्रवात बनने के लिए, इनका नाम कैसे रखा जाता है, जलवायु परिवर्तन का चक्रवात पर क्या प्रभाव होता है, लैंडफॉल जो टर्म यूज़ किया जाता है उसका क्या अर्थ होता है, और कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते देखते हैं। जो हाल ही में बिपरजॉय जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके बारे में देखते हैं। ये जो चक्रवात आया है बिपरजॉय, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये कौन से प्रकार का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका निर्माण अरब सागर में हो रहा है। आपको बता दें कि पहले अरब सागर में बहुत ही कम चक्रवात आया करते थे, और क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ये देखने को मिलता है कि आज हर साल एक दो चक्रवात अरब सागर में देखने को मिल जाते हैं। ये जो पेपर जो है चक्रवात है, इसका नाम बांग्लादेश ने रखा है। इसका मतलब होता है डिजास्टर, यानी आपदा। ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री कितने कितने नाम देती है, इसको आगे देखेंगे वीडियो में। इससे जो पेपर जो है तूफान है, चक्रवात है, इससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा गुजरात के एरिया में, कच्छ वाले इलाके के आसपास का एरिया जो है, वहीं पर इसकी लैंडफॉल होने की संभावना भी बताई जा रही है। अभी देखते हैं आगे इसका कहाँ पे क्या लैंडफॉल होगा। और गुजरात के साथ साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल भी इससे प्रभावित रहेंगे। कुछ बाकी ये क्षेत्र भी इससे प्रभावित रहेंगे या मौसम बिगड़ने की संभावना है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था 12 जून के आसपास, और अभी इसको कन्वर्ट करके उसने रेड अलर्ट जारी कर दिया गुजरात के एरिया में। तो ठीक है, पहले क्या था, एमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी जारी किया था और अब रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि इसकी जो गति और तीव्रता है तूफान की वो बहुत तेज बढ़ गई है। करीबन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी विंड स्पीड हो गई है। तो ये देखते हैं, ये साइक्लोन की कैटेगरी, इनको स्पीड के हिसाब से भी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसमें जो पहली कैटेगरी है, उसमें जो विंड स्पीड होती है वो 74 से 95 किलोमीटर पर आवर की होती है। इस समय ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। फिर जो सेकंड कैटेगरी है, उसमें स्पीड 96 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। तो ये क्या है, इसमें और येलो अलर्ट जारी किया जाता है। और थर्ड जो कैटेगरी है, इसमें 111 से 130 माइल पर आवर की स्पीड से चलने लगती हैं हवाएं। ये एक्सटेंसिव कैटेगरी में आ जाता है। फिर चौथा, इसी हिसाब से जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है इनकी कैटेगरी भी चेंज होती जाती है, उस हिसाब से जो आईएमडी है वो अलर्ट जारी करता है। आगे देखते हैं साइक्लोन क्या होता है। चक्रवात जो है वो निम्न दाब के ऐसे केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ संकेंद्रीय समदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। चक्रवात जो होता है उसके सेंटर में निम्न दाब का केंद्र होता है, और उसके चारों तरफ एक समुदाय रेखाएं विस्तृत हो जाती हैं। इसमें जो है केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है। परिणाम क्या होता है इसका, कि परिधि से केंद्र की ओर पवनें प्रवाहित होने लगती हैं। ये साइक्लोन है होता है। चक्रवाती प्रवाह में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाती है घड़ी की सुई के, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। इसका जो प्रवाह है चक्रवात का, वो पवन, इसकी जो पवन की दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है पवन की दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज की ओर घूम जाती है। इनका जो आकार हो सकता है वो गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी, और वी शेप का भी हो सकता है। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंटी साइक्लोन। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे, साइक्लोन जो होता है उसके सेंटर में जो लो प्रेशर होता है, और जो एंटी साइक्लोन होता है उसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जो एंटी साइक्लोन है वो इसके जस्ट अपोजिट क्लॉकवाइज चलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसका अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, वैसे एंटी साइक्लोन का अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, दक्षिणी गोलार्ध गोलार्ध में। ये जो साइक्लोन होते हैं वो क्लाउडी स्काई, हैवी रेनफॉल और स्टॉर्मी विंड लेके आते हैं, जबकि जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो आसमान साफ रहता है, मध्यम हवा रहती है और ड्राई कंडीशन रहती है। और जो साइक्लोन है इसमें बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी, प्रोक्यूशन, बहुत सारी चीज़ें। क्या होता है, बहुत भारी क्षति हो सकती है साइक्लोन से, अगर स्पीड काफ़ी तेज है और लैंडफॉल होता है इसका ज़्यादा तेजी से, सीवियर कैटेगरी का है तो। और जो एंटी साइक्लोन होता है उसमें जो मौसम है वो बहुत शांत रहता है। ज़्यादातर दफा में देखा गया है कि साइक्लोन के बाद एंटी साइक्लोन जरूर आता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ये चित्र बना हुआ है, देख लीजिएगा साइक्लोन एंटी साइक्लोन
कैसे हवा, इसमें हवा फ्लो होती है। आगे बढ़ते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानेंगे। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति के लिए कुछ अनुकूल दशाएं होती हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। पहली कौन सी इसकी अनुकूल दशाएं होती है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं, चलिए ये तो जानते हैं। इनके या ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं ज़्यादातर कब? जब सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। ये कब बनते हैं? जब सरफेस सी टेम्परेचर जो है, सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है समुद्र की, तब ये बनते हैं ग्रीष्मकाल के आसपास। ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ये उच्च मान वाले कोरियोलिस बल बनने के लिए अधिक होना चाहिए। जो कोरियोलिस बल है उसका मान अधिक होना चाहिए, तभी ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। इसी कारण ये कारण क्या है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में कोरियोलिस बल की लगभग अनुपस्थिति रहती है, यहाँ चक्रवात का अभाव रहता है, चक्रवात नहीं बनते हैं। चक्रवातों को अगर गर्म और आर्द्र वायु की निरंतर आपूर्ति होती गई तो इनकी जो सीवियरिटी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। धरातली चक्रवात के ऊपर 9,000 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर प्रति चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए। और एक और इसकी कंडीशन है कि जहाँ धरातल में चक्रवात बनना है उससे 9,000 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर प्रति चक्रवात भी आना चाहिए, बनना चाहिए। नेक्स्ट, चक्रवातों को अधिक विध्वंस करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा उच्च स्तरीय कपासी मेघों से प्राप्त होती है। जो इसको ऊर्जा प्राप्त होती है चक्रवातों को, वो कपासी वर्षी जो मेघ होते हैं उससे प्राप्त होती है। इसीलिए आपने देखा होगा चक्रवात बनने के आसपास क्षेत्र में कपासी वर्षी मेघों की बहुत आयत मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं तट को पार करके जब धरातल पर पहुंचते हैं और स्थल पर पहुंचकर उनकी आर्द्रता आपूर्ति में रुक जाती है या कमी हो जाती है, तो इससे होकर क्या होता है, ये चक्रवात समाप्त हो जाते हैं जहाँ पे टकराते हैं। जब चक्रवात जो है वो अगर स्थल पे आके टकराते हैं तो उसे ही लैंडफॉल कहते हैं, और उससे क्या होता है कि इनको आर्द्रता की पहुंच रुक जाती है, इस चक्कर में ये समाप्त हो जाते हैं चक्रवात। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संरचना कैसी होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है उसके केंद्र में जो केंद्र का भाग होता है उसको अक्षु या आई कहते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये है सेंटर का भाग, इसको आई कहते हैं चक्रवात की। इसमें क्या होता है, ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत शांत होता है, यहाँ पे पवनों का अवतरण होता है। पवन मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। इस क्षेत्र में ऊपर आकाश प्रायः मेघ रहित होता है। जो आँख के ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पे मेघ भी नहीं होते, बादल भी नहीं होते, और यहाँ पे जो वायु है ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। मेघ इसलिए नहीं होती है क्योंकि बादल बनने के लिए बहुत जरूरी बात यह है कि पवनों का ऊर्ध्वाधर संचरण होना चाहिए, पवनें जो हैं ऊपर की ओर उठनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पवन ऊपर से नीचे गिर रही है इसलिए यहाँ पे मेघ नहीं बनते हैं। ये जो इस वृत्ताकार रोड प्रदेश की पहचान अनु या आशु, इस पहचान आशु कहा जाता है, इसको अक्षु आई कहा जाता है। अक्षु भित्ति देख लेते हैं। अक्षु के चारों ओर, आई के चारों ओर एक आई वॉल होती है, जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए जैसे ये सेंटर पे आई है और इसके जो दोनों तरफ चारों तरफ आई वॉल है ये। इसमें वायु जो होती है बहुत प्रबल और वृत्ताकार आरोहण होता है वायु का। यहाँ पे वायु बहुत तेजी से चारों ओर घूमती है, बहुत तेजी से। इसमें कोरियोलिस बल के कारण चक्रवाती परिसंचरण होता है। वायु का जो चारों ओर घूमना, गोलाकार जो घूमती है वायु ऐसे, तो इस ये इसलिए घूम पाती है क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल पाया जाता है। चक्रवात के अक्षु से रेनबैंड विकसित होते हैं और जिससे कपासी वर्षी वेग निर्मित होते हैं। जो चक्रवात का जो आई है उससे क्या होता है, रेन बैंड विकसित होते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये है रेन बैंड, और इनसे क्या होता है कि कपासी वर्षी वेगों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण। वर्ड WMO और जो एस्केप हैं वो इनका नामकरण करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है। सन 2000 में WMO और एस्केप, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, उन लोग ने क्या किया कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड के साथ मिलकर साइक्लोन, इन जो क्षेत्रों में साइक्लोन आते थे उनका नामकरण चालू किया। कहाँ कहाँ पे जो साइक्लोन आते थे, बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया, इंडिया का हो गया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन क्षेत्रों में जो साइक्लोन आते थे उनका नामकरण करना चालू किया। फिर साल 2018 का आता है, जब क्या होता है कि इसमें कुछ और कंट्रियाँ ऐड हो जाती हैं। इनमें कुछ और कंट्रियाँ ऐड होती हैं, इसमें ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड UAE है, यमन है। तो ये कंट्रियाँ और ऐड हो जाती हैं, तो पहले अब टोटल मिला के 13 कंट्रियाँ हो जाती हैं।
2018 में इसमें टोटल कंट्रियाँ 13 हो जाती हैं। जब ये कंट्रियाँ जुड़ती हैं, कौन कौन सी? पहली जुड़ती है ईरान, दूसरी कतर, तीसरी सऊदी अरब, चौथा यूएई और पांचवी यमन। पहले 8 कंट्रियों मिलकर सन 2000 में एक ग्रुप बनाया था जो WMO एस्केप की मदद से नाम रखते थे इस रीजन में चक्रवात आने वाले का। फिर 2018 में क्या होता है कि 5 कंट्रियाँ और जुड़ जाती हैं, फिर ये लोग अपने अपने नाम रिलीज करते हैं। ये जो लिस्ट है हर 6 साल में जारी की जाती है। हर 6 साल क्या मतलब, जब ये जो कंट्रियाँ हैं, ये जो भी कंट्रियाँ हैं 13 कंट्रियाँ जिनके नाम अभी मैंने बताया, ये लोग 13 नाम सजेस्ट करती हैं। हर कंट्री जो है 13 नाम सजेस्ट करती है। अभी जो IMD ने 2020 में इसकी एक लिस्ट भी जारी की है, और जब ये लिस्ट के नाम खत्म हो जाते हैं तो फिर से इन लोग की एक मीटिंग होती है और फिर से ये लोग जो कंट्रियाँ हैं वो फिर से अपने अपने नाम प्रस्तावित करते हैं। तो ये लिस्ट दी हुई है जो जितने भी नाम इन कंट्रियों ने सजेस्ट किए थे उसकी लिस्ट है। जैसे अभी हाल ही में जो चक्रवात आया हुआ है बिपरजॉय है जिसका नाम बांग्लादेश ने किया था, तो ये देखिए लिस्ट 2 में ये नाम मिलेगा आपको। इसके बाद अगर कोई चक्रवात आता है इस क्षेत्र में तो उसका उसका नामकरण कौन करेगा? इंडिया करेगा, जो इसका नाम होगा तेज। तो ये सीक्वेंस वाइज चलता रहता है लिस्ट के हिसाब से। एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री अलग अलग नाम देती रहती है चक्रवात की आधार बारंबारता के आधार पर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, बाकी कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं इतनी। नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंस क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनको टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनमें फ़र्क क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र प्रणालियाँ नहीं होती और समुद्री गर्म और आर्द्र वायु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा है। कंडेंसेशन की लेटेंट एनर्जी है, लेटेंट हीट है, उसी से ये लोग अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित क्षैतिज तापमान भिन्नता से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, तापमान में जो भिन्नता आती है उसके आधार पर ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, 1500 से 3000 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैल सकते हैं ये। और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं आकार में छोटे होते हैं। इनकी उत्पत्ति जो होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति क्या होती है, ये जल और स्थल दोनों पे बनते हैं, लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो केवल और केवल महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। किस ये ध्यान रखिएगा। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में महासागर और स्थल दोनों पर होता है इनका संचरण। ये केवल स्थलीय भागों पर पहुंचने से क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नष्ट हो जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बड़े होते हैं इसलिए बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। इनसे प्रभावित क्षेत्र कम होता है, लेकिन जहाँ भी इनका प्रभाव होता है बहुत खतरनाक होता है। पवन वेग अपेक्षाकृत कम होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में क्या होता है, पवन वेग बहुत तीव्र होती है और अधिक विनाशकारी होते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्शन है चक्रवातों की, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिशील होते हैं। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है? इनकी उत्पत्ति जो होती है जल स्थल दोनों पर होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, और ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में गतिशील होते हैं और बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर प्रभाव क्या हुआ। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या हुआ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर। ठीक है, देखते हैं। अमेरिका और यूके के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से क्या किया गया? संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन में कहा गया कि आने वाली सदी में चक्रवात, तूफान, आंधी की तीव्रता के बढ़ने के बहुत अधिक आसार हैं। ऐसा किस लिए? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर 2100 तक दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो चक्रवाती हवा की अधिकतम गति में 5% की वृद्धि हो सकती है और चक्रवाती हवा की गति 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच सकती है, जो बिजली के खंभे, मकान, वनस्पति जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये था कुछ इम्पैक्ट इसका। तो इसी के कारण क्या होता है कि अभी पहले अरब सागर में चक्रवात नहीं देखे जाते थे ज़्यादा, कभी कभार बहुत मुश्किल से आते थे। तो अब क्या हो रहा है, जो सरफेस सी टेम्परेचर है, समुद्री सतह का तापमान जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। उससे क्या हो रहा है कि जो क्षेत्र था अरब सागर का वो 27 डिग्री सेल्सियस जो उस चक्रवात बनने के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं उसके अंतर्गत धीरे धीरे आ रहा है। तो इसी कारण अरब सागर में भी आजकल चक्रवातों की तीव्रता देखी जा रही है अधिकतर। ठीक है, तो लेक्चर में इतना ही था। इसमें मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी जैसे ये जो नाम दिया जाता है
कंट्रियों द्वारा पर कंट्री 13 नाम सजेस्ट करती है और इसको जो रिलीज़ करता है वो IMD करता है। इनके नाम रिलीज़ कौन करता है? साइक्लोन के, ट्रॉपिकल साइक्लोन के IMD, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा, जो आयु है चक्रवात की, जो अक्षु जिसको कहते हैं, आँख चक्रवात की, वहाँ पे शांत क्षेत्र होता है और आई वॉल पे बहुत तेज वायु का परिसंचरण होता है, ठीक है। और ये जो दशाएं जरूरी होती हैं चक्रवात बनने के लिए उष्णकटिबंधीय, उसमें सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। जहाँ पे कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति होगी वहाँ चक्रवात नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए 5 डिग्री से 8 डिग्री के आसपास क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा के आसपास चक्रवात नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ 80 CZ का क्षेत्र पाया जाता है। और जहाँ चक्रवात टकराता है उसे लैंडफॉल कहते हैं, वहाँ पे लैंडफॉल होती है, ठीक है। और इसमें साइक्लोन एंटी साइक्लोन में फ़र्क देखिए, जो टेम्परेट साइक्लोन है और एंटी साइक्लोन दोनों अलग अलग है, इनको एक मत समझिएगा। एंटी साइक्लोन अलग चीज़ है और टेम्परेट साइक्लोन अलग चीज़ है। एंटी साइक्लोन में जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, केंद्र में यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में दोनों में केंद्र में लो प्रेशर होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। दोनों के केंद्रों में लो प्रेशर होता है और जो एंटी साइक्लोन होता है उसके सेंटर पे हाई प्रेशर होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इनकी कैटेगरी है स्पीड के हिसाब से, जितनी विंड माइल पावर होती, माइल पर आवर जो स्पीड होती है विंड की, उसके हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ध्यान रख लिया कि बिपरजॉय का नाम किसने किया था, वो बांग्लादेश द्वारा नाम रखा गया। इसका मतलब क्या होता है ये भी हमने जान लिया। पहले कुछ दिन पहले IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, अब क्या है उसने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, ठीक है। तो ये इतना ही आज के लेक्चर नोट पे इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।